गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 12 जनवरी 2025 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। और अगर कोई भी कमेंट में सुझाव और शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर कल के दिन का हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 10 जनवरी। हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांत पांडे। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह। किस राज्य में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई? इसका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी? इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। किस देश के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? इसका जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। जॉन महामा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने? तो यहाँ पर घाना के। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? इसका जवाब हो जाएगा असम। तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 11 जनवरी। तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानव तस्करी के मुद्दे पर समाज को जागरूकता फैलाना है। विश्व मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। ठीक है, तो अगर विश्व मानव तस्करी जागरूकता दिवस पूछा जाएगा 30 जुलाई और अगर राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस पूछा जाएगा तो आप 11 जनवरी बताएंगे। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो इसका इंग्लिश में होता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, जो कि मनाया जाता है 11 जनवरी को। आइए देखते हैं जनवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं। 1 जनवरी 2025 को DRDO का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? इसका जवाब हो जाएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति हैं थरमन षणमुगरत्नम। ये भारत के यात्रा पर आने वाले हैं 14 जनवरी को और ये भारतीय मूल के ही हैं। ठीक है, थरमन षणमुगरत्नम ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। सिंगापुर के ये राष्ट्रपति हैं। आइए देखते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर। प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वांग और राष्ट्रपति हैं यहाँ पर षणमुगरत्नम। भारत और श्रीलंका के बीच सिम्बैक्स अभ्यास 2024 का 31वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। AI तैयारी सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत इसमें 72वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत इसमें 50वें नंबर पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है। ठीक है, यहाँ पर चांगी हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा की खोज किसने की? इसका जवाब हो जाएगा IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने अपने थाईयूर परिसर में एशिया की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत की है।
यह सुविधा भारत की तटीय और समुद्री इंजीनियरिंग से जुड़े तकनीकी और अनुसंधान आवश्यकता को नया आयाम देने के उद्देश्य से विकसित की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं समुद्री लहर जैसे वेब मतलब होता है लहर, जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती है उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर डेवलप किया गया है ताकि यहाँ पर नए नए अनुसंधान हो सके। इसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास के छात्रों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतीश नंदी का हार्ट अटैक से निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसका जवाब हो जाएगा फिल्म जगत। तो ये फिल्म जगत से जुड़े थे, इनका अभी 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रतीश नंदी ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब निधन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के निधन हुए हैं, आइए इसको रिवीजन कर लिया जाए। अभी श्याम बेनेगल का निधन हुआ, ये फिल्म निर्माता थे। ओम प्रकाश चौटाला जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया। तुलसी गौड़ा जो कि पर्यावरणविद थी, इनका निधन हो गया। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। पी वेणुगोपाल भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति थे। कनक राजू तेलंगाना के गुसादी लोक नर्तक थे। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से मशहूर थी, इनका भी निधन हो गया। विवेक देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे थे। के.एस. पुट्टास्वामी निजता के अधिकार के मामले में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सभी का जो है अभी हाल ही में 2024 में ही निधन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सीपेयर ऐप विकसित किया है? इसका जवाब होगा सिप्ला। तो सिप्ला ने ही विकसित किया है सीपेयर ऐप। सिप्ला ने भारत में अस्थमा की जांच के लिए स्पेयर जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सिप्ला लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। सिप्ला मुख्य रूप से हृदय रोग, गठिया रोग, मधुमेह और श्वसन संबंधी दवाइयों को बनाता है, ठीक है। तो सिप्ला के द्वारा विकसित किया गया है सिपेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? इसका जवाब हो जाएगा $3 बिलियन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने देश में एआई क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से पर्याप्त निवेश और साझेदारी की पहल की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन के निवेश की खुलासा किया है। माइक्रोसॉफ्ट की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं सत्या नडेला, ठीक है। और अभी ये भारत में एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए $3 बिलियन का जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। तो यह टूर्नामेंट 14 जनवरी से नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव इंडोर हॉल में खेला जाएगा। तो इसका आयोजन इस बार दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या रहेगी? इसका जवाब हो जाएगा 6.6%। तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में 6.9 के अनुमानित वृद्धि की दर के बाद अब 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6 की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो 2024 में कितना लगाया था? 6.9 और 2025 में 6.6। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में इसके जो है 6 जो है अंग हैं। वर्तमान में इसके 6 अंग हैं, ठीक है। वर्तमान देखते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, इसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको हम कहते हैं कि न्यासित परिषद। इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक परिषद। और सेक्रेटरी काउंसिल यानी सेक्रेटरीट काउंसिल मतलब सचिवालय। जनरल असेंबली मतलब महासभा। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें से सभी का हेडक्वार्टर जो है आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। एकमात्र है द हेग में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसका मुख्यालय जो है द हेग में मिलेगा। बाकी सभी जितने भी हेडक्वार्टर हैं सभी आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे,
ठीक है, चाहे वो न्यासित परिषद हो, चाहे सुरक्षा परिषद हो, चाहे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे आपका महासभा हो, सभी का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। बस एकमात्र है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 85 नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2025 में भारत 50वें नंबर पर है, पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक अब 57 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकेंगे। वहीं सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 थी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए कुछ जो है इंडेक्स को रिवीजन कर लिया जाए। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39 पर रहा, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 58, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे नंबर पर रहा। संयुक्त रूप से यूएसए और चाइना इसमें शीर्ष पर रहे। राष्ट्रीय शहरी शासन सूचकांक में केरल शीर्ष पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105 नंबर पर कुल 127 देशों में। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 129 पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 116 नंबर पर रहा, जबकि आइसलैंड शीर्ष पर रहा। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत 109 नंबर पर रहा, फिनलैंड इसमें शीर्ष पर रहा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84 नंबर पर रहा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126 और फिनलैंड इस पर शीर्ष पर रहा। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 176 नंबर पर रहा। भ्रष्टाचार विरोधी सूचकांक में भारत 93 नंबर पर रहा, सोमालिया इसमें शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना चालू की है? इसका जवाब हो जाएगा भूटान। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अभी जल विद्युत परियोजना चालू की गई है भारत और भूटान के बीच में। इस परियोजना का लक्ष्य जो है, इसमें 6 यूनिट बनानी है। तो 6 यूनिट पूरे करने का होने पर इसमें 4357 गीगावाट वार्षिक बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है, तो भूटान की बात करते हैं। भूटान की राजधानी होती है थिम्पू। यहाँ की मुद्रा है नगल ट्रम। प्रधानमंत्री हैं सेरिंग टोब्गे। राष्ट्रपति हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। संसद का नाम है सोगडू और राष्ट्रीय खेल यहाँ का तीरंदाजी है। भारत की सीमा इससे 699 किलोमीटर लगती है। सीमावर्ती राज्यों की बात की जाए तो कुल 4 राज्यों से यह सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। आप इसको याद रखते हैं आपसी से, तो यहाँ से आपसी से हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ए रहेगा और पी और यहाँ पर सी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम, पी से पश्चिम बंगाल, सी से हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो आपसी से आपको इसको याद रख सकते हैं। तो भारत और भूटान के बीच में आपसी समझौता भी हुआ है जल विद्युत परियोजना का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा मराठी। तो जनवरी 2025 में मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी। संस्कृत 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा इनको मिला था और पहली भाषा थी तमिल। तो तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में और मलयालम 2013, उड़िया 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त थी। अभी जो है मराठी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है 2025 में। इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत, इनके साहित्यिक कार्यों को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो ये नीति 2020 के अनुसार पाली, प्राकृत और फारसी को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इनको संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में अभी माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। बात करते हैं इंडोनेशिया की। राजधानी है यहाँ की जकार्ता। यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति हैं प्रबोतो सुबियांतो। अभी ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना था आपका इंडोनेशिया। अभी मैंने इसको 2 दिन पहले बताया है। ब्रिक्स का 10वां मेंबर कंट्री बन गया है इंडोनेशिया। तो अभी यहाँ पर ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर अभी हाँ, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, ठीक है, और जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक, ओजस डेल सलाडो किस राज्य में, किस देश में स्थित है, ठीक है, एकांकागुआ किस देश में स्थित है। तो आपको सभी आपका जो है जवाब ज्वालामुखी से है, कोटोपैक्सी, ओजस डेल सलाडो, एकांकागुआ, तीनों ज्वालामुखी आप बताएंगे किस देशों में है और इनकी खासियत क्या है, ठीक है। सभी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, हम आपको कमेंट का जवाब भी मैं जो है दूंगा। तो देखते हैं कौन जो है बेहतर आंसर करता है, ठीक है, तीनों प्रश्नों का। तो बस आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।